FM 102.7 पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री सचिन तिवारी योगाचार्य से अख्तर अली की बातचीत। विषय है योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। स्वस्थ रहने के लिए हम बराबर प्रयास करते हैं और इस संसार में हर व्यक्ति यह चाहता है कि हम अच्छे ढंग से काम करें, हमेशा खुश रहें और निरोग रहें। इसके लिए वो समय समय पर व्यायाम करना, योग करना, आहार लेना, टहलना, घूमना फिरना और भी कई चीज़ों का सहारा लेता है और करता भी है। चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। आज योग के द्वारा भी हम कई तरह से खुश रह सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं और अपने जीवन में योग को लाने का प्रयास हम कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे कार्य करने के ढंग होते हैं कि जिनको अगर हम अच्छे ढंग से ना करें, यानी जो उनका तरीका है, कहने का मतलब कि अगर सही तरीके से अगर नहीं करेंगे तो ये योग जल्दी प्रभावी नहीं। तो करने का क्या सही तरीका है, योग स्वस्थ रहने के लिए कितना सहायक है और कैसे हम स्वस्थ रह सकते हैं, इन्हीं सब बातों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ हैं योगाचार्य सचिन तिवारी जी। आपसे हम लोग जानेंगे कि योग किस तरह से हम करें, योग की बारीकियां क्या है, अगर हम उनको नहीं करते हैं तो उससे हमारे शरीर में क्या हानि पहुंच सकती है, और अगर हम अच्छे ढंग से योग करते हैं, उसकी जो पूरी क्रियाएं हैं उसको करते हैं तो उसका क्या फ़ायदा हमारे शरीर में मिलने लगेगा। और सबसे पहले हम आपका एक परिचय आप ही के मुख से हम लोग जानते हैं। तो सचिन जी, अपने बारे में हमारे श्रोताओं को एक संक्षिप्त जानकारी दें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं योगाचार्य सचिन तिवारी। मैंने पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से योग विषय में स्नातक किया है, मास्टर्स किया है और विगत 12 वर्षों से मैंने निरंतर योग की सेवा दे रहा हूँ, लोगों को योग सिखा रहा हूँ। और मैं सोनभद्र जिले के करारी गांव का रहने वाला हूँ। वर्तमान में शक्तिनगर में रहता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। सचिन जी, योग से जो लगाव है आपका किस उम्र में हुआ? जी, जब मैं 9वीं या 10वीं कक्षा में जब मैं पढ़ रहा था जी तो उस समय मैंने स्वामी रामदेव जी को टीवी पर देखा और उनको देख करके मैं बड़ा प्रभावित हुआ। तो हमने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा जो उनके आसन थे, जो नौली क्रिया पेट घुमाते थे वो, तो उसको देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसी समय से मैं योग प्राणायाम करने लगा। फिर जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंचा तो योग करके मैं, चूँकि हाफ ईयरली एग्जाम में मैं फेल हो गया था, लेकिन योग करके ही मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ। तो उस समय मैंने योग के महत्व को समझा कि योग के द्वारा मेमोरी शार्प होती है, कहते हैं ना कि योग से क्या क्या लाभ होता है। तो उस लाभ को मैंने व्यवहारिक रूप से मैंने खुद को अपने ऊपर देखा और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मुझे 2-3 समस्याएं भी थी, शारीरिक समस्याएं थी, योग करके मैंने उसको भी ठीक कराया और उसके बाद से फिर मैं लोगों को योग कराने लगा। जब आपके ऊपर फायदा दिखाई देने लगा तो आपने इसको फिर जन सामान्य के लिए भी सोचा कि वो लोग भी करें, उसका लाभ उठाएं। ये तो बड़ा अच्छा कार्य है कि आप लोगों तक इन चीज़ों को पहुंचा रहे हैं और इसका भी लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। सचिन जी, जैसे एक होता है व्यायाम और एक होता है योग, इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है? देखिए, योग और व्यायाम को आप योग का ही एक पार्ट मान सकते हैं। व्यायाम को योग का एक हिस्सा है, एक हिस्सा मान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्यायाम योग नहीं है, लेकिन व्यायाम जो है वो योग का एक हिस्सा है। कैसे है? व्यायाम जो हम करते हैं उसमें मुख्य रूप से हमारा शरीर इन्वॉल्व होता है। हम फिजिकली एक्टिविटी करते हैं, चाहे दंड बैठक लगाते हैं, पुशअप्स करते हैं या कोई अन्य जो आसनों की जो क्रिया होती है उसको तीव्र रूप से करना, उसको व्यायाम कहते हैं। तो ये व्यायाम जो है योग का एक अंग है। जी देखिए, योग की हम अगर बात करें, हाँ, योग के बारे में बताएं जी। तो योग पहले समझते हैं कि योग है क्या। जी बिल्कुल, है ना। तो महर्षि पतंजलि ने बहुत इसका सरल और स्पष्ट इसकी व्याख्या करा है। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, यानी योग जो है हमारी चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो हमारे मन के जो विकार हैं, प्रमाद, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियां महर्षि पतंजलि बताते हैं और कहते हैं कि इनसे निवृत्त होना ही, इनका हमारे चित्त से हटना ही, यही क्या है? योग है। फिर जब ये वृत्तियां हट जाती हैं तो क्या होता है? कहते हैं तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, यानी जो साधक है, जो व्यक्ति है, जो दृष्टा है, वो अपने मूल स्वरूप में स्थित हो जाता है। जैसे कहते हैं मूल स्वरूप क्या है? हर व्यक्ति का मूल स्वरूप, अब जैसे किसी को क्रोध आता है तो क्रोध में वो 2 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे रह सकता है, 24 घंटे क्रोध में नहीं रह सकता है। अगर व्यक्ति दुखी होता है
तो वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक दुखी होता है। रोता भी है तो 1 घंटे आधे घंटे, वो 24 घंटे रो नहीं सकता है, 24 घंटे वो दुखी नहीं हो सकता, 24 घंटे वो तनाव चिंता में रह सकता है, लेकिन वो शांत चित्त अवस्था में 24 घंटे रह सकता है। तो हमारा जो मूल स्वभाव है, जो मूल हमारा स्वरूप है, वो शांत स्वरूप है, वो एकाग्र स्वरूप है। योग की, जैसा कि आपने कहा कि योग के द्वारा हम अपने जो काम करते हैं उसमें कैसे, उसमें हम अपना निखार कर सकते हैं। तो इस विषय को गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बुद्धि युक्तो जहातिह उभे शुक्र दुष्कृते तस्मात् योगा युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। यानी योग क्या है? योग कार्य की कुशलता है, यानी जो भी हम काम करते हैं उसको स्किल पूर्वक करना, उसको कुशलता पूर्वक करना, यही योग है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसमें कार्य की कुशलता योग है, तो कैसे समझें कि कार्य कुशलता योग क्या है? जैसे मान लीजिए अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, उस काम को करने के लिए उसमें जो सफलता हमारी होती है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमको सफलता कितने प्रतिशत मिलेगी, वो इस बात पर निर्भर करती है कि आप एकाग्र कितने हैं उस काम में। पढ़ाई में आप जितने एकाग्र होंगे आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। तो आपको एकाग्र करना ही ये योग का कार्य है। आपके मन के जो विचार हैं, जो विकार हैं, अब जैसे पढ़ते समय बैठे हम और हमारे मन में कोई विचार, कोई थॉट चलने लगा, है ना, कहते हैं कि पूर्व में मान लीजिए कोई आपके साथ अच्छी घटना घटी है और आपके दिमाग में आ गया कि अरे कल तो मैं वहाँ गया था या फला व्यक्ति से मिला था, मुझे वहाँ पर सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब वो सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी तो आपका जो मूल कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। और फिर अगर मान लीजिए आपके साथ पूर्व में कोई बुरी घटना हुई है, वो भी अगर आपके दिमाग में आएगी तो भी आपका चित्त विक्षिप्त होगा। तो ये जो स्मृतियाँ, जैसे मैंने बताया, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, तो ये स्मृति वृत्ति होती है, तो इनको हटाना ही योग का काम है। अगर ये हट जाएंगी तो हम एकाग्र हो जाएंगे। जी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से योग को समझें तो आज के समय में योग हमारे लिए एक अमृत के समान है। इसलिए है कि जो भी हम एलोपैथ की दवाएं लेते हैं या अन्य जो भी हम उपचार करते हैं, उनसे हमको तत्काल लाभ तो मिलता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए और परमानेंट सोल्यूशन ये योग से ही मिल सकता है। जैसे मान लीजिए कोई समस्या है, कोई बीमारी है, कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां भी योग से ठीक होती हैं। तो योग क्या है? योग किसी भी समस्या का परमानेंट सोल्यूशन है और ये पूरा सिस्टमेटिक, आपका पूरा सिस्टम ही चेंज कर देता है, पूरी तरह से आपके भीतर रूपांतरण ला देता है ये योग जो है। अब जैसे स्वास्थ्य की दृष्टि से हम योग के विषय में बात कर रहे हैं, तो ये तो एक शारीरिक लाभ हो गया कि हम योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें, तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, है ना। लेकिन शरीर के साथ साथ हमारा जो मन है, अब मन को खुश रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई दवा नहीं है। तो मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने का सबसे सरल और सबसे प्रभावी उपाय जो है वो योग है। तो इसलिए योग को अपना करके हम अपने शरीर को और अपने मन को, दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कहा है कि अष्टांग योग का अगर आप पालन करते हैं तो आपकी आधि और व्याधि, आधि यानी कि मानसिक समस्याएं और व्याधि यानी कि शारीरिक रोग, ये दोनों का ही निदान हो जाएगा और आप समाधि की अवस्था में प्राप्त कर लेंगे। कौन कौन से ऐसे सामान्य योग हैं जो करने चाहिए? जी देखिए, हमारा जो स्वास्थ्य है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर निर्भर करता है कि हम बीमारियों से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता कितनी है। जैसे मान लीजिए हम श्वास के माध्यम से भीतर ऑक्सीजन लेते हैं, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है वो छोड़ते हैं। तो स्वस्थ का एक बिल्कुल सामान्य सा एक पैरामीटर ये मान के चलिए है कि जितना अधिक आपके भीतर ऑक्सीजन होगा, आपका जो स्वास्थ्य है वो उतना ही अच्छा होगा, आपकी रोगों से लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे कोई बीमारी होती है, सामान्य रूप से अगर डायबिटीज़ की बात करें, डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे देश में। अभी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को डायबिटीज़ है वर्तमान समय में। तो डायबिटीज़ का कारण क्या है या किसी भी रोग का कारण क्या होता है? जो हमारी कोशिकाएं हैं, जैसे डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में क्या होता है, पेनक्रियास जो हमारा है, अग्न्याशय है, इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, वो डिजनरेट हो जाती हैं, वो मर जाती हैं और उनका काम है इंसुलिन बनाना। अब वो मर जाएंगी तो इंसुलिन बनाएंगे नहीं, तो इंसुलिन बनेगा नहीं तो फिर जो ग्लूकोज वगैरह है उसका अवशोषण होगा नहीं, फिर कहते हैं शुगर का लेवल बढ़ गया, शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गई। तो अब जैसे हम योग करते हैं तो योग में योग करता क्या है, जो हमारे सेल्स का डिजनरेशन, जैसे जो सेल्स हमारे डिजनरेट हो रहे हैं उनको रोकता है और फिर सेल्स में रीजनरेशन पैदा करता है। डेड सेल्स को, जो मरे हुई कोशिकाएं होती हैं
उनको मरने की जो उनकी डेड होने की जो स्पीड होती है उसको कम कर देते हैं और फिर सेल्स में रीजनरेशन होने लगता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगता है। तो अब इसके लिए हमको प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम में क्या क्या करना चाहिए, जैसा कि हमने बताया कि ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य का एकदम बेसिक आधार है। जी बिल्कुल। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए हमको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। अब भस्त्रिका प्राणायाम में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसकी विधि को हम समझते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए आप बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रख करके बैठ जाएं और आप इसको कुर्सी पे बैठ कर भी कर सकते हैं। किसी भी प्राणायाम को आप कुर्सी पे बैठ करके कर सकते हैं, अगर जो पालथी मार करके नहीं बैठ पाते हैं। अगर पालथी मार करके आसन सिद्धासन पद्मासन सुखासन लगा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुर्सी बैठ के भी कर सकते हैं। और यदि और कोई आसन आप नहीं लगा पाते हैं तो सीधे पालथी जो मारते हैं जिससे हम भोजन करने बैठते हैं वैसे बैठ करके। सबसे अनिवार्य चीज़ जो है कमर गर्दन सीधी रखनी है। कमर गर्दन सीधी रख करके लंबी गहरी सांस भरनी है और बाहर छोड़नी है ऐसे। अब श्वास का अनुपात क्या होना चाहिए, सामान्य रूप से 5 से 10 सेकंड में आप श्वास भरिए और 5 से 10 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़िए। लेकिन जिनको हाई बीपी हो, उच्च रक्तचाप हो, वो थोड़ा और आराम से करें। 5 सेकंड से ज़्यादा ही उनको समय लगाना है श्वास लेने में। अच्छा। अगर आप तीव्र गति से श्वास लेंगे छोड़ेंगे तो बीपी शूट अप करने लगती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से श्वास लेंगे छोड़ेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो ये आपकी बीपी को ठीक भी करता है। लोगों में भ्रांतियाँ होती है कि जिसको बीपी की समस्या हो उसको प्राणायाम नहीं, भस्त्रिका नहीं करना चाहिए। कर सकते हैं लेकिन आपको सावधानी पूर्वक करनी है, बहुत आराम से डीप ब्रीदिंग करनी है। जी। और जिनको लो बीपी की समस्या होती है वो इसको तीव्र गति से 2.5 सेकंड में श्वास भरें, 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ें। तो इससे क्या होगा कि आपकी बीपी भी ठीक होगी और जब अधिक आप श्वास लेंगे बाहर छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े स्वस्थ होंगे, आपकी लंग्स मजबूत होंगी और एल्वेलाइज आपकी खुलेंगी, ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ेगी, फिर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने लगेगी। सारा आपका जो इम्यून सिस्टम है वो मजबूत हो जाएगा, पूरी कोशिकाओं में आपके ऊर्जा आएगा। फिर ये तो हो गया भस्त्रिका प्राणायाम करके हम अपने भीतर ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा लिए की मात्रा को बढ़ाएं। और एक अब समस्या होती है जैसे सेल डेड होते हैं, तो डेड होने के 2 कारण है। एक तो सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, दूसरा ऑक्सीजन पहुंचता है लेकिन सेल के अंदर प्रवेश नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक कमरे में बंद है और दरवाज़ा बंद है, उसका घर का दरवाज़ा बंद है, तो उस तक बाहर तो दरवाजे के बाहर तो भोजन आ रहा है लेकिन अंदर नहीं प्रवेश कर रहा है, तो अंदर मर जाएगा वो। तो इस तरह से हमारी कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का भी एक दरवाजा होता है, उसको रिसेप्टर बोलते हैं, सेल के रिसेप्टर। तो ऑक्सीजन तो वहां तक पहुंच जाता है सेल के बाहर तक, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं करता है क्योंकि दरवाजा बंद है। तो दरवाजा बंद जो है भस्त्रिका करके हम ऑक्सीजन तो पहुंचा दिए वहां पर सेल तक, अब हमको सेल का जो दरवाजा है उसको खोलना है। तो सेल्स के रिसेप्टर को खोलने के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक प्राणायाम है, इसको हम कपालभाति प्राणायाम के नाम से जानते हैं। कपालभाति प्राणायाम की अब विधि मैं बताता हूँ आपको। कपालभाति प्राणायाम जैसा कि मैंने पहले बताया कि योग में प्राणायाम में क्या करना है, हमको कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। कमर गर्दन सीधी रख करके आपको पेट को अंदर पुश करते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है इस प्रकार से। 1 सेकेंड में एक्सट्रो करते हैं। अगर इसको करने में समझ ना आए, किसी कोई जो है जब समझ नहीं आता है तो क्या करते हैं, वो अंदर ही सांस लेने लगते हैं। सांस छोड़ना है बाहर में पेट को अंदर पुश करके, लेकिन वो अंदर सांस खींचने लगते हैं। तो इसको समझने का बिल्कुल एक सामान्य तरीका है। मान लीजिए आपके नाक के सामने मक्खी बैठी है और उसको बिना हाथ लगाए उड़ाना है, तो कैसे उड़ाएंगे, श्वास को बाहर छोड़ करके। तो ये कपालभाति प्राणायाम की एक सामान्य विधि मैंने बता दी आपको। फिर कपालभाति प्राणायाम से और भी बहुत सारे लाभ हैं। हमारी पेनक्रियाज जो है वो स्वस्थ होती है, लिवर ठीक होता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट ठीक होता है, बाईपास वगैरह की समस्या खत्म हो जाती है, डायबिटीज़ खत्म हो जाती है, लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी फेलियर हो, शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का विषाक्त तत्व जमा हो, टॉक्सिन्स हो, वो प्राणायाम से निकल जाते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। सर ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने कहा कि भस्त्रिका करेंगे तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा लेकिन अंदर नहीं पहुंचेगा, फिर कपालभाति करेंगे तो अंदर पहुंचेगा, क्या इसका मतलब कि कोई क्रम है? हाँ, कि आगे पीछे किया जाता है? नहीं, आगे पीछे भी कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए भस्त्रिका इसलिए करते हैं, जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो काम करने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए, है ना, तो ऑक्सीजन से हमको ऊर्जा मिलती है, इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम शुरुआत में कर लेते हैं तो थोड़ा सा शरीर में ऊर्जा आ जाता है। बस इसका सिंपल सा है। तो जैसे अभी कई रोगों का नाम आपने लिया, हो सकता है कि बहुत से हमारे श्रोता आज का कार्यक्रम सुन रहे हैं और उनको ये परेशानी हो और सोच रहे हो कि योग हम करना शुरू कर दें। तो होता है कि जैसे 1 दिन 2 दिन किए लेकिन कुछ शरीर में असर नहीं पड़ा, तो योग करने के कितने समय बाद इसका असर दिखने लगता है? देखिए ये लोगों में बहुत भ्रांति होती है और इसी की वजह से लोग योग छोड़ भी देते हैं। यार मैं तो
योग मैंने 2 दिन 5 दिन 10 दिन किया, मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ जी जी। और ऊपर से दर्द अलग से हो गया। तो देखिए यही समस्या अर्जुन के सामने भी थी। वो भी कहते हैं कि ये हमारा जो है मन योग में लग नहीं रहा है, बहुत मन चंचल है। 2 दिन 4 दिन जैसे लोग करते हैं, 2-4 दिन करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो कहते हैं इसके लिए अभ्यास करो, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, यानी बार बार उसका अभ्यास करिए तब आपका मन लगेगा। पहला मन लगाने के लिए हो गया। दूसरा आपको लाभ कितने समय में होगा, उसके लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तीव्र संवेगा नाम आसन्न, आपकी करने की जो संवेदना है, जो तितीक्षा है, वो कितनी तीव्र है, उसके आधार पर ही आपको लाभ होगा। आप योग के साथ साथ योग के जो अन्य सहायक चीजें हैं उनको आप कितना ध्यान रखते हैं, वो आपकी जो लाभ है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। जैसे आहार, व्यायाम, विचार और विश्राम, ये 4 मुख्य स्तंभ हम कह सकते हैं स्वास्थ्य का हमारा है। आप योग के साथ साथ आपका डाइट भी बहुत मैटर करता है ना। आप पता चला योग कर रहे हैं, आपको डायबिटीज है, आप सोच रहे हैं कि मैं तो योग कर रहा हूँ और ऊपर से आप चीनी वाला चाय पी रहे हैं या चीनी का मीठे का सेवन कर रहे हैं, तो आपको अपने डाइट पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर व्यायाम तो आप कर ही रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण चीज है विचार। आपके जो विचार हैं वो कैसे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं अपने बारे में, लोगों के बारे में, नकारात्मक सोचते हैं या सकारात्मक सोचते हैं, उसका भी हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और अंतिम जो तत्व है, चौथा स्तंभ है, वो है विश्राम, यानी आप रेस्ट कितना देते हैं बॉडी को, नींद कितनी गहरी लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण करता है कि हमको जो योग से लाभ है वो कितने जल्दी होगा और कितना अधिक होगा। ये जो 4 तत्व अगर शामिल हो जाते हैं योग के साथ तो उसका प्रभाव जल्दी दिखने लगेगा। जी बिल्कुल। क्या योग के कुछ साधक तत्व भी होते हैं, और अगर होते हैं तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। योग हम जब करते हैं तो उसके हठ योग प्रदीपिका में इसके बारे में कहा गया है, योग के 6 मुख्य साधक तत्व होते हैं, सपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं जी, जिनके द्वारा हम अपने योग को और अच्छा कर सकते हैं, उसमें योग में और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। क्या क्या है? सबसे पहला है उत्साह। उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानाश्च निश्चयात्, जन संग परित्यागात्, षड्भिर योगो प्रसिद्ध्यति। यानी 6 चीजें, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय यानी संकल्प और जन संग परित्याग, ये जो 6 चीजें हैं इनके द्वारा आपका योग प्रसिद्ध होता है, यानी आपका योग और बढ़ता है, इसका फल और अधिक होता है। अब कैसे होता है? जैसे उत्साह की बात करते हैं, अगर आप योग कर रहे हैं, आपके अंदर उत्साह नहीं है, निरुत्साही हैं आप, तो आप योग तो छोड़ ही देंगे। जैसे आपने बताया कि लोग 2 दिन 4 दिन 5 दिन करके छोड़ देते हैं, तो आपके अंदर उत्साह होना चाहिए कि नहीं, मुझे योग से लाभ होगा ही होगा, मुझे योग करना ही करना है। बिल्कुल उत्साह पूर्वक आपको योग करना है। दूसरा साहस, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आपको साहसी बनना पड़ेगा। साहस कैसे बनना पड़ेगा? आपको योग से लाभ नहीं हो रहा है ना, या आपको जो बीमारी जैसे कैंसर जैसी असाध्य बीमारियां हैं, आपके मन में संकल्प रखना है, ये साहस रखना है कि नहीं मैं इस बीमारी को हराऊंगा, और हर बीमारी का, हर समस्या का समाधान अपने भीतर है। स्वयं भगवान हमारे भीतर, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। तो जो ब्रह्मांड की संपूर्ण जो शक्ति है वो हमारे भीतर है, उसके द्वारा हम अपनी बीमारियों को दूर करेंगे। ये साहस हो गया। फिर अगला तत्व है धैर्य, जिसको हम पेशेंस कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये योग क्या है? तो हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। तो हमको धैर्य रखना है। 2 दिन में लाभ हो रहा है, नहीं हो रहा है, 4 दिन में लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक हम पूरी तरह से अपनी समस्या को समाप्त नहीं कर देंगे, अपने ध्येय को प्राप्त नहीं कर लेंगे, हमको रुकना नहीं है। हमको बैलेंस, अपना शरीर और मन को बैलेंस करके अपने योग में, अपने कार्य में लगे रहना है। ये धैर्य हो गया। फिर अगला तत्व कहते हैं निश्चयात्, यानी संकल्प। संकल्प शक्ति आपको अपनी दृढ़ बना कर रखनी होगी। फिर अंतिम तत्व कहते हैं जनसंग परित्यागात्, यानी बहुत अधिक लोगों का संग। अच्छा। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पहले क्या करते थे लोग? मित्रों के साथ टोलियों में घुमा करते थे, है ना, कभी वहां बैठ के गप लड़ा रहे हैं, कभी वहां गप लड़ा रहे हैं। लेकिन अभी वही पब्लिक क्या हो गई? अब तो पब्लिक से कट रहे हैं लोग, घरों में कैद हो रहे हैं, और वो पब्लिक कहाँ आ गई? हमारे फोन में आ गई है, सोशल मीडिया में आ गई है। कोई फेसबुक पर लगा हुआ है, कोई व्हाट्सएप पर लगा हुआ है, कोई स्टेटस देखने में लगा हुआ है, कोई यूट्यूब पर कोई रील्स स्क्रॉल कर रहा है। तो वो क्या है, जो पब्लिक बाहर थी वो हमारे फोन में आ गई, और हम जनसंग कर रहे हैं। फिर भी जुड़े ही हैं, हाँ जुड़े ही हैं। तो ये कनेक्शन हमको काटना है। अच्छा। अपने आप से जुड़ना है, और अपने आप से जुड़ना ही योग है जी। तो ये योग के जो साधक तत्व हैं, इनको ध्यान में रख करके, इनका सहारा लेकर के हमको योग करना चाहिए। सचिन जी देखिए, आज के दौर में क्योंकि वैज्ञानिक युग है, नई नई खोजें, नई नई शोध हो रहे हैं। अक्सर के देखा जा रहा है कि जहाँ भी लोग योग करते हैं तो एक पीछे एक मधुर संगीत बजता रहता है। तो इसकी क्या उपयोगिता है और ये कितना सहायक होता है? मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, और मैं आपको पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है, और व्यवहारिक चीज है ये। हम देखते हैं कि
योग करते समय, व्यायाम करते समय या कोई भी जब फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उस समय हम सॉन्ग बजाते हैं, गाना बजाते हैं, एक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चला लेते हैं। जिम वगैरह में भी लोग जाते हैं तो बैकग्राउंड में म्यूजिक चला लेते हैं, है ना। अब देखिए संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है और योग में क्या है, वो सपोर्टिंग है, सपोर्ट कर रहा है या हमारे योग को डिस्टर्ब कर रहा है, उसको समझते हैं। जैसे हम आहार करते हैं या व्यक्ति की प्रकृति होती है सात्विक, रासिक, तामसिक, वैसे जो संगीत है ये भी इसकी भी प्रकृति होती है सात्विक, रासिक, तामसिक। जैसे हम ओमकार की चैंटिंग बजा रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजा रहे हैं, फ्लूट सॉन्ग बजा रहे हैं, है ना, इसकी जो वेव्स है अगर ये पॉजिटिव है ना, इससे हमारा मन एकाग्र हो रहा है, मन शांत हो रहा है, तो ये मान लीजिए कि वो ध्वनि सात्विक ध्वनि है और वो ध्वनि आपके योग में सहायक होगी, आपके स्वास्थ्य, आपके मानसिक स्वास्थ्य में सहायक होगी। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि लोग जो अन्य व्यायाम की क्रियाएं होती हैं जिम वगैरह में, अन्य जगहों पर उत्तेजक गानों का प्रयोग करते हैं। उन उत्तेजक ध्वनियों के श्रवण मात्र से हमारे भीतर उत्तेजना, एक्साइटमेंट आने लगती है, हमारा चित्त चंचल हो जाता है। थोड़ा सा तो हमको बहुत उस ध्वनि में जब हम रमते हैं उसके रिदम में तो थोड़ा सा हमको आनंद मिलता है, लेकिन उससे हमारा मन चंचल हो जाता है, विक्षिप्त होने लगता है। इसलिए अगर आप योग कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो आप अपने साथ जो ध्वनि है वो या तो कोई फ्लूट सॉन्ग, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजा लीजिए या ओमकार की चैंटिंग कर लीजिए, जो बिल्कुल पॉजिटिव जिनकी वेब्स हो, जिससे आपका मन एकाग्र होता हो। नहीं तो आप बिल्कुल बिना ध्वनि के ही आप प्राणायाम करिए, योग करिए, उत्तेजक ध्वनियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो लगे आपको कि वो हमें एकदम शांति प्रदान कर रहा है, जी, मन के साथ चल रहा है संगीत, तब तो ठीक है। एक और मैं आपको इसी संगीत से रिलेटेड एक चीज बता रहा हूँ आपको। जैसे मैंने कहा कि संगीत का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो जो भी हम संगीत बाहर से सुनते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है, वही एक संगीत, एक नाद हमारे भीतर भी निरंतर गुंजायमान हो रहा है, उसको श्रवण करना ही योग है। इसको नाद योग बोलते हैं, नादानुसंधान बोलते हैं, कि जो हमारे भीतर जो नाद, अनहद नाद जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है, उसको श्रवण करें। उसके लिए फिर अलग अलग टेक्निक्स बताई गई हैं। इसके लिए इसका एक स्पेशल उपनिषद भी है, नाद बिंदु उपनिषद है, तो उसमें इसकी पूरी विधि बताई गई है, किस प्रकार से ध्यान करना है कि आप अंतर के जो नाद है उसको श्रवण कर सकते हैं। तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ हैं योगाचार्य सचिन तिवारी जी, और योग की बारीकियों को अच्छे ढंग से समझाए, और हम लोग अगर इन बारीकियों को अमल में ला करके अगर योग करते हैं तो इसका प्रभाव हमें मिलता है। चलते चलते सचिन जी हमारे श्रोताओं को कुछ टिप्स देना चाहेंगे, उनकी नियमित दिनचर्या और आहार व्यवस्था को मिला करके। आज के भागम भाग की जिंदगी, कोई कल कारखाने में काम कर रहा है, कोई कृषि कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कैसे अपने हम दिनचर्या को नियमित करें और आहार व्यवस्था रखें? जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जैसे कोई पक्षी है, जैसे हमने गाय को देखा है, गाय कभी चश्मा नहीं लगाती है ना, कोई जानवर कभी कोई चश्मा नहीं लगाता है, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलते हैं, इसलिए प्रकृति उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। तो यदि हम अपनी दिनचर्या को ठीक कर लें, प्रकृति के साथ चलें, सूर्योदय से पहले अगर हम उठ जाते हैं, 5 प्रकार की हमारे शरीर में वायु होती है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो जो अपान वायु है, नाभि से लेकर के नीचे के जो अंग हैं वो ये उनमें होती है। तो अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो उस समय हमारी अपान वायु ये एक्टिव रहती है। तो आपने अनुभव करा होगा कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आप मल त्याग की जो क्रिया है, शौच की क्रिया है, वो बहुत आसानी से हो जाती है। तो एक तो हमको ये ध्यान रखना है कि सूर्योदय से आप 10 मिनट पहले उठिए, लेकिन आप प्रयास करिए सूर्योदय से पहले उठने का। पहला ये चीज हो गया। दूसरा, गीता में एक श्लोक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्व योगो भवति दुःखः। यानी योग उसी को फायदा करता है जो युक्ताहार, जो बैलेंस डाइट लेता है, युक्ताहार विहारस्य, जो संतुलित रूप से विहार करता है, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्म में युक्त चेष्टा रखता है, युक्त स्वप्नावबोधस्व, उसके जागने और सोने का समय बिल्कुल निर्धारित होता है। योग उसी के दुख को, उसी के बीमारी को, उसी के अवसाद को, चिंता को दूर करता है। तो आपने कुछ ही लाइनों में कैसे हम अब स्वस्थ रह सकते हैं और प्रकृति के साथ हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सफल होगा और हम स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, किन्हीं बीमारियों के शिकार नहीं हो पाएंगे। तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ योगाचार्य सचिन तिवारी जी थे। आज से हमने योग की बारीकियों को जाना और स्वस्थ रहने के जो गुण हैं, जो तरीके हैं, इनके बारे में भी जाना। तो सर, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा धन्यवाद सभी को, नमस्कार। श्री सचिन तिवारी योगाचार्य से भेंटवार्ता कर रहे थे अख्तर अली।